दोस्तों नमस्ते। हमारे मॉडल पेपर की श्रृंखला चल रही है और उस मॉडल पेपर की श्रृंखला में अब तक हमने 2 मॉडल पेपर कंप्लीटली कर लिए थे। हमारा दूसरा मॉडल पेपर का अंतिम पार्ट मैं आज आपको करवाने जा रहा हूं और मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया है कि मॉडल पेपर मत मानिएगा, ये मान के चलिएगा कि 15 वर्ष के प्रश्नों का सार है। यदि आपने इनको समझ लिया, ये 10 मॉडल पेपर पहले करवाऊंगा मैं, टेलीग्राम पे 5 डाल चुका हूँ, 5 और डाल दिए जाएंगे साथ साथ अभ्यास करवाते समय, जिसमें एसएसटी के भी हैं, हिंदी के, इंग्लिश के भी हैं। और फिर मैं 5 मॉडल पेपर ऐसे बनाने वाला हूँ जिसको एकदम से मान के चलिएगा कि जिन 5 मॉडल पेपरों में यदि आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस की तो आप मान के चलिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, प्लस विशेष जो टॉपिक है उनके सबके वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके समझा दूंगा बोर्ड के माध्यम से। धैर्य रखिए, पेशेंट रखिए, बिलीव रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। इतना अधीर मत होया करो, अनावश्यक नेगेटिव चीज़ें मत सोचा करो। कई बार होता है कि मैं बातचीत करते समय कुछ बोल रहा हूँ तो कई बच्चों का, 1-2 बच्चों का टोटल मतलब 1000 कमेंट में 1 कमेंट आ जाता है, सर इतना ज़्यादा मत, सीधे टॉपिक पे पढ़ाओ। अरे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। इतनी नेगेटिविटी यदि आप में है, मतलब आप एक एक्स्ट्रा बात नहीं सुनना चाहते, मतलब आप कुसमाजित हो चुके हैं। इंजॉय कीजिए लाइफ को, पढ़ाई को एक उत्साह के साथ पढ़िए, इंजॉय करते हुए पढ़िए, बोझ मत मान के पढ़िए, वरना तो आप कुसमाजन क्यों जा चुके हैं। इतनी नेगेटिविटी, ट्रैफिक पे जा रहे हैं और लाल रेड सिग्नल हो गया, क्या करोगे आप? एक तो गुस्से में आ रहे हो, क्यों लेट हुआ, क्यों पहले नहीं बंद हुआ, क्यों जल्दी बंद हुआ। एक उसी समय एक अच्छा सा म्यूजिक सुनकर आराम से आनंद ले रहे हो उस टाइम का। तो ज़िंदगी में यदि आपको इस ज़िंदगी को जी के जाना है तो पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ में पॉजिटिविटी को तलाश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। पेपर हल कर रहे हैं, आनंद लीजिए, पढ़ाई कर रहे हैं, आनंद लीजिए। और इसमें भी यदि कुंठा रखेंगे, फ्रस्ट्रेशन रखेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई करने का मतलब ही नहीं है, नौकरी कर ही नहीं पाओगे। इतनी टेंशन में रहोगे, ज़िंदगी में कभी ना कभी सुसाइड अवश्य कर लोगे। तो बी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव, फियरलेस, कि डर नहीं है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर की श्रृंखला है। 15 मॉडल पेपर करवाऊंगा, लास्ट वाले 5 वाले बहुत बेहतरीन होंगे, मतलब सब कुछ बता दूंगा उन चीज़ों में। तो आज का जो अपना दूसरा मॉडल पेपर है, इसमें मैंने 19 प्रश्न तक करवा दी थी। अगला प्रश्न आज का, इसको खत्म करेंगे अपन, सुमेलित है। देखिए प्रश्न की लैंग्वेज समझिए आप, सुमेलित प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ आपको देखना है कि इनमें से कौन सा, ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने एक प्रश्न बनाया है इसका, सभी प्रश्न आए हुए हैं, यानी उनका एक प्रश्न बनाया सार के रूप में। देखिए कूडर परीक्षण, अभिवर्ती, कूडर परीक्षण का अभिवर्ती संबंध है क्या? नहीं है। कूडर परीक्षण रुचि परीक्षण था, याद रखना, जेफ कूडर ने बनाया था। इसमें 4 इसके प्रकार थे, तो ये रुचि से संबंधित है, अभिवर्ती का संबंध नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। युगम तुलनात्मक निर्णय परीक्षण ये भी आया हुआ है, थ्रस्टन ने बनाया था 1927 में, अभिवर्ती एटीट्यूड मापन के लिए, तो ये भी गलत हो गया। डीएटी परीक्षण क्या रुचि का है? डीएटी परीक्षण था अभियोग्यता का, अभिक्षमता का, जो बेनेट, वेसमैन और सिसोर ने बनाया था, जिसमें 8 अभियोग्यता का मापन होता है, तो ये भी गलत हो गया। स्ट्रोंग प्रपत्र रुचि है कि नहीं? निश्चित रूप से सही है। ये 1927 में स्ट्रोंग ने व्यावसायिक रुचि परीक्षण का निर्माण करने के लिए बनाया था और ये 2 स्तर के लिए बनाया गया था। तो स्ट्रोंग प्रपत्र जो है उसका संबंध किससे? रुचि से है, ये एकदम सही है। चारों प्रश्न एग्जाम में आ गए, 4 परीक्षण आपके तैयार हो गए, क्योंकि चारों एग्जाम में आए हुए, कभी न कभी इनमें से कोई रिपीट हो जाएगा। ये कूडर वाला रुचि का है, युगम तुलनात्मक अभिवर्ती का है, डीएटी अभियोग्यता का और स्ट्रोंग रुचि का है। तो यहाँ सही कौन सा हो गया? स्ट्रोंग प्रपत्र। क्लियर है? एकदम इजी चीज़ें समझिए, बस आगे देखिए। 21 नंबर का प्रश्न है, द्वंद्व का प्रकार नहीं है। द्वंद्व, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कॉन्फ्लिक्ट आपको यूट्यूब पे बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा है। जो बच्चे इस प्रश्न को सुन रहे हैं उनको पहले, सबसे पहले यूट्यूब पे मेरा उपागम जो संघर्ष और द्वंद्व के प्रकार हैं वो यूट्यूब पे डाला हुआ है, पूरा का पूरा शानदार तरीके से उसमें समझाया गया है, उसको देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये प्रश्न लगातार 3 साल से हर एग्जाम में आ रहा है। आपके रीड 18 में प्रश्न आया है, स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब आप अनिश्चय की स्थिति में होते हैं कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व या संघर्ष। सबसे पहले प्रश्न क्या पूछ रहा है? द्वंद्व का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो आपसे प्रकार पूछ रहा है, मतलब द्वंद्व कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से 4 प्रकार बताएं कुटलेविन ने, उपागम उपागम, परिहार परिहार, उपागम परिहार और बहु उपागम परिहार। ठीक है, पूरा मेरा समझाया हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें ग्राह्य ग्राह्य, यानी ग्राह्य ग्राह्य का मतलब क्या हो गया? उपागम उपागम, ठीक है, अप्रोच अप्रोच, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 चीज़ें सकारात्मक आ जाएं और दोनों में से आप डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ। ठीक है, 2 नंबर पे त्याग त्याग, ठीक है, ये क्या है? देखिए इसको हटा देता हूँ एक बार। त्याग त्याग,
त्याग त्याग का मतलब क्या है? नेगेटिव, जिसको आप परिहार परिहार बोल दो, ठीक है, वर्जन वर्जन बोल दो, अवोइडेंस अवोइडेंस। दो चीज़ें नेगेटिव आ रही हैं, लेकिन इनमें से किसी एक चीज़ को मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं खेलना भी नहीं चाहता। त्याग त्याग। उपागम परिहार, एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव। पिछली रीट में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। एक सकारात्मक आ रहा है, लेकिन एक नेगेटिव विचार है। मेरा उदाहरण देके समझाया, वहाँ देख लीजिएगा। और चौथा ऑप्शन है बहुपरिहार। अब देखो कई बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है? बहुपरिहार। जबकि सोचेंगे सर ये तो आपने बता रखा है, बहुपरिहार थोड़ी बता रखा है। मैंने क्या बता रखा है? बहु उपागम परिहार बता रखा है। तो यहाँ जो आप देख रहे हो बहु उपागम परिहार था ऑप्शन में, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा? बहु परिहार लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। और एग्जामिनर आपको कंफ्यूज ऐसे ही करता है। तो बहु परिहार नहीं होता, बहु उपागम परिहार होता, जिसमें एक से अधिक सकारात्मक और एक से अधिक नकारात्मक होते हैं। तो यहाँ चौथा ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बहु उपागम परिहार। बहु परिहार संघर्ष नहीं होता, बहु उपागम परिहार होता है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, उदाहरण आएगा, समझ लीजिएगा, पूरा डाला हुआ है। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में क्या सत्य है? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य क्या है? अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रश्न, एक्शन रिसर्च एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी प्रश्न आते हैं। इन 10 मॉडल पेपर के माध्यम से लगभग हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखना, एक तो अधीर मत आया करो कि सर ये बता दो, अरे हर प्रश्न आपका सोल्व आउट हो जाएगा, हर पर्सन की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतनी टेंशन मत रखा करो। आगे के प्रश्न आप पूछने लग जाते हो कमेंट बॉक्स में, पहले ये जो समस्याएं उन पे समझ लो, 10 को समझ लो, आपकी लगभग प्रॉब्लम का समाधान कर दूंगा मैं इन वीडियो के माध्यम से। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में सत्य, मैंने कहा एक्शन रिसर्च पे 100% प्रश्न आएगा। जब मुझे पता है कि यहाँ से प्रश्न आने वाला है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, दिमाग में एटीट्यूड बना लो कि एक्शन रिसर्च की एक एक चीज़ को जो एग्जाम ओरिएंटेड है मुझे समझनी है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही तो प्रश्न चुराने हैं आपको, टारगेट लेके चलिए, छोटे छोटे लक्ष्य बना के चलिए। यार क्रियात्मक अनुसंधान का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब समझना है प्रश्न कैसे आएगा, वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं देखिए, अब मैंने यहाँ 3 बिंदु डाले हैं, ये तीनों बिंदु 3 प्रश्न के रूप में आए हुए हैं और मैंने एक प्रश्न बना दिया। इस प्रकार मतलब 10 मॉडल पेपर के माध्यम से 30% एक्शन रिसर्च के हो जाएंगे आपके। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान मतलब विद्यालय दिमाग में ले आओ, स्कूल दिमाग में ले आओ आप। तो स्कूल संबंधी जो भी अनुसंधान होता है, विद्यालय संबंधी जो भी अनुसंधान होता है, वो एक्शन रिसर्च होता है। और मैं जिले की कमेटी का इसमें मेंबर रहा हूँ। मैंने इतना करवाया है टीचर्स को, 3rd ग्रेड के टीचर्स को मैंने बहुत बार ट्रेनिंग दी है डाइट के माध्यम से एक्शन रिसर्च के बारे में। तो बहुत अच्छे से हमने इसको किया है, बहुत सारी योजनाएं हमने इस पर बनाई। समझिए, आपको भी करना पड़ेगा टीचर बनने के बाद। अमेरिका में प्रारंभ हुआ, एग्जाम में आ गया है। कहाँ से प्रारंभ हुआ? अमेरिका से। ये एग्जाम में आ गया। कोलियड ने सबसे पहले 2nd वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका में शब्द का प्रयोग किया। प्रतिपादक स्टीफन एम कोरे थे 1953 कोलंबिया विश्वविद्यालय से, ठीक है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? अमेरिका से एग्जाम में आया हुआ है। 2 नंबर पे, शिक्षक व बालक व कार्य प्रणाली समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, नहीं किया जाता। क्या लिख रखा है? शिक्षक व बालक की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता। तो इसमें क्या लिख रखा है? नहीं किया जाता लिख रखा है। जबकि इसमें विद्यालय और अध्यापक और बालक की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन मुख्य रूप से होता है। तो ये गलत हो गया। इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। मूल्यांकन शिक्षक स्वयं करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में जो भी योजना बनाओगे आपको इवैल्यूएशन खुद करना है, जबकि जो बेसिक रिसर्च है उसमें मूल्यांकन दूसरे विशेषज्ञ करते हैं, खुद नहीं करता आदमी। इसमें लेकिन खुद को ही करना पड़ेगा। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन दूसरा गलत है, क्योंकि इसमें कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए व से दोनों। तो उत्तर क्या हो गया? ए व से दोनों। समझ में आ गया? बहुत ईजी चीजें हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए कि मैं कर सकता हूं, कर जाऊंगा। डर निकालिए दिमाग से। टारगेट अपना वांछित चीज़ों पे आपने देना शुरू कर दिया तो लग जाओगे। अनावश्यक चीज़ों पे दोगे। मैं तो बार बार कहता हूं कि भीड़ से तो वैसे अलग हो। यदि मैं पूरे दिन यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि इतनी हज़ारों लाइव क्लास चलती हैं, बच्चे कोई 2000 हर समय देखते रहते हैं, हर जगह रहते हैं, ठीक है। तो आप तो उनसे अलग हो कि अनावश्यक वो उसमें कमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो प्रश्न पढ़ रहे हैं, उनसे तो बहुत अलग हो। कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको तो केवल कॉन्सेप्ट आधारित, एग्जाम पैटर्न आधारित चीज़ समझनी है। और यदि आप ये चीज़ पहचान कर गए ना, तो आप मेरिट वाले बच्चे बन जाओगे, याद रखना। बाकी से तो खैर क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आपको मेरी बातें, कई बच्चों उधर क्यों कर रहे हैं सर एक्स्ट्रा बातें, मत करो। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कौन सा स्तर शिक्षण का इंपॉर्टेंट है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्कूल व्याख्याता में भी आता है और रिट में भी आता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक प्रश्न यहाँ से आएगा। अब एक प्रश्न कहाँ से आएगा, इसके प्रश्न मैं 10 के माध्यम से बता दूंगा कि इनमें से प्रश्न बनते हैं। सब आए हुए प्रश्न ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी स्कूल व्याख्याता में भी यहाँ से प्रश्न आया कि शिक्षण का स्तर क्या है, ठीक है। ये रिट में भी आया हुआ है, 3rd ग्रेड में भी आया हुआ है। देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पूर्व क्रिया स्तर, प्री एक्टिव,
इंटरेक्टिव अंतः क्रियात्मक और पोस्ट एक्टिव, और ये बताए थे पीडब्ल्यू जैक्सन ने बताए थे। किसने बताए थे? पीडब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। तो ये जैक्सन ने बताए थे, पीडब्ल्यू जैक्सन, ठीक है। तो जैक्सन ने बताए थे, याद रखना। एक बच्चे ने कहा था कि सर सर्वे से साथ में यूज किया करो, इस पर इतनी जगह नहीं होती लिखने वाला, बोर्ड थोड़ी है। और कुछ बच्चे ने कहा कि सर बोर्ड भी लाओ, लाएंगे रे यार, सब चीज़ें लाएंगे एक बार, आप इनसे तो समझ लो। प्रक्षेपण है क्या? गलत है, नहीं होता। प्रावर्तक गलत है, संकलित गलत है, अंतःक्रियात्मक होता है। सिंपल सा प्रश्न, 3 स्तर है। प्रिएक्टिव, क्लास में जाने से पूर्व अपन जो भी क्रियाएं करेंगे, ठीक है, चाहे वो पाठ योजना बना रहे हैं, उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं, शिक्षण विधि का चयन कर रहे हैं, व्यूह रचनाओं का चयन कर रहे हैं। अंतःक्रियात्मक, क्लास में जाने के बाद क्लास को, बच्चों को देखोगे, आई कॉन्टैक्ट करोगे और पढ़ाना शुरू करोगे, उनका निदान करोगे, उनको रेनफोर्समेंट दोगे, वो अंतःक्रियात्मक स्तर। और तीसरा होता है उत्तर क्रिया स्तर, पढ़ाने के बाद देखोगे कि जो पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, वो होता है पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये जैक्सन ने बताए थे, पीडब्ल्यू जैक्सन। तो यहाँ एक ही सही है, अंतःक्रियात्मक, बाकी सब गलत है। तो ये उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर, ठीक है। प्रश्न आया हुआ है, बता दिया मैंने कैसा आएगा। तीनों स्तर में क्या क्या करते हैं, पीडब्ल्यू जैक्सन ने बताए हैं। प्री एक्टिव स्टेज क्या होता है? क्लास में जाने से पूर्व की जाने वाली क्रियाएं। अंतःक्रियात्मक में क्लास में जाने के बाद की जाने वाली क्रियाएं। और उत्तर क्रिया में क्लास में पढ़ाने के बाद आप मूल्यांकन जो करोगे, उत्तर क्रिया। 24 नंबर का प्रश्न, देखिए। स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक कौन है? स्वामित्व अधिगम विधि अभी स्कूल व्याख्याता में जस्ट यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आपको तो अधिकतर को पता ही नहीं है। हमारा एक टॉपिक है शिक्षण व्यूह रचनाएं। 2 प्रकार की रचनाएं होती हैं, लोकतांत्रिक और प्रभुत्ववादी। लोकतांत्रिक जो विधि होती है उसमें आती है स्वामित्व अधिगम विधि। स्वामित्व अधिगम विधि क्या होती है? पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है, गुरुजी आज तक ही कौन सुनो नाम। स्वामित्व अधिगम विधि का मतलब ये होता है कि सुधारात्मक अनुदेशन में इसका प्रयोग होता है। ये समूह आधारित विधि होती है, ठीक है। रिमीडियल टीचिंग में इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसमें अलग अलग स्तर पे उद्देश्य निर्धारित करके उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और बच्चों के सहयोग से होती है। बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, इसलिए लोकतांत्रिक विधि है। अब इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं साहब ब्लूम। कौन है? ब्लूम इसका प्रतिपादक है। चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, बीएस ब्लूम, इसके स्वामित्व अधिगम विधि के प्रतिपादक है। स्वामित्व अधिगम में इसका अनुदेशन सुधारात्मक शिक्षण में प्रयोग होता है और समूह आधारित विधि, याद रखना। और ये लोकतांत्रिक विधि है, तो इंपॉर्टेंट है, जस्ट स्कूल व्याख्याता में आया है। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण नहीं है। इंपॉर्टेंट है, खूब प्रश्न आते हैं। रेट का टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस। कोई भी 2 बच्चे समान नहीं होते। व्यक्तिगत भिन्नता का शाब्दिक अर्थ है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कारण नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो मैंने तीनों बिंदु उठाए, तीनों एग्जाम में आए हैं। पहला परिपक्वता, अधिकतर बच्चों को लगता है परिपक्वता कारण नहीं है। 2018 सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाला कारक है, तो परिपक्वता होता है। मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हमारी रुचियां, आदतें, व्यवहार, व्यक्तित्व, सामाजिक क्रियाएं, हर चीज़ बदलती हैं, तो परिपक्वता प्रभावित करेगी, याद रखना। दूसरा, वातावरण प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। जैसा वातावरण होगा वैसी रुचियां, वैसा व्यवहार, वैसा व्यक्तित्व, वैसा विकास होता है। निर्देशन प्रभावित करेगा। देखिए निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता कोई बिंदु नहीं है, गाइडेंस एक अलग चीज़ है, याद रखना। वंशानुक्रम निश्चित रूप से वंशानुक्रम प्रभावित करता है। हमने बाल विकास में हम पढ़ेंगे, व्यक्तित्व मैंने आपको चर्चा की है। और आगे वाले टॉपिक में वंशानुक्रम की वजह से शारीरिक मानसिक विभिन्नताएं पैदा होती हैं, ठीक है। तो तीनों कारक हैं, बट निर्देशन इसमें नहीं है। तो ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, इसको देख लेना। उत्तर क्या हो गया? निर्देशन। अगला प्रश्न 26 नंबर का, सतत व व्यापक मूल्यांकन सीसी में होता है। देखिए सीसी पे एक प्रश्न अवश्य आता है। छोटा सा बिंदु है, मात्र 5 मिनट में तैयार कर सकते हो, बस आपको समझना है कि प्रश्न कहाँ से कैसे आता है। सीसी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ठीक है। आरटी की धारा 29 में इसका उल्लेख मिलता है। उद्देश्य था बच्चों में भय को समाप्त करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। परीक्षा की भय को कंप्लीटली समाप्त करना, ये सीसी का उदाहरण थी, ठीक है। और सबसे पहले सीबीएसई ने 2009 में इसको लागू किया था, राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, लेकिन कंप्लीटली लागू जो है वो 2012-13 तक जाके लागू हुआ। देखिए सीसी में समझिए, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें केवल शैक्षिक मूल्यांकन। सही है क्या? शैक्षिक मूल्यांकन होता है केवल कि शिक्षा में जो आपने क्या सीखा वही मूल्यांकन होगा? नहीं, शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन दोनों होते हैं। व्यापक का मतलब यही है कि क्लास में आपने क्या सीखा है, क्लास से बाहर प्रेयर में कैसे खड़े हो रहे हो, खेल कैसे रहे हो, बोल कैसे रहे हो, आचरण क्या है, हर चीज का मूल्यांकन होगा। यानी शैक्षिक प्लस से शैक्षिक, ये व्यापक शब्द का अर्थ होता है। और ये बहुत बार प्रश्न आ गया एग्जाम में, इसको याद रखना। शैक्षिक व सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है
केवल शैक्षिक गलत हो गया। एबीसी ग्रेड का प्रयोग राजस्थान में एबीसी ग्रेड का प्रयोग होता है। ए मतलब स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, बी जो टीचर की सहायता से करता है, सी जिसको विशेष सहायता की जरूरत होती है। और सीबीएसई लेवल पे A1 A2 B1 B2 C3 ये ग्रेडिंग चलता है, याद रखना सीबीएसई लेवल पे। राजस्थान में एबीसी ग्रेड का प्रयोग। और चौथा ऑप्शन है बै व से दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखना उत्तर क्या हो जाएगा, बै व से दोनों हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बै व से दोनों ऑप्शन जो है इसका उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखिए असत्य। तो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं असत्य कौन सा। तो देखिए असत्य में कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबके सब आए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको उपलब्धि प्रेरक। तो उपलब्धि प्रेरक है कि नहीं है, उपलब्धि प्रेरक है कि नहीं है समझना आपको। अचीवमेंट मोटिव, अचीवमेंट मोटिव मैकक्लेंड व एटकिंसन है। मेस्लो ने दो प्रकार प्रेरक बताए थे, जन्मजात और अर्जित। तो जन्मजात और अर्जित में जो अर्जित प्रेरक है वो उपलब्धि प्रेरक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेरक होता है। चुनौतियां व कठिन परिस्थितियां फिर भी सफलता प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो होता है आपका अचीवमेंट मोटिव। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कई तो अनावश्यक होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं 100%, मतलब 90% जनता तो मतलब जीलियस सी टाइप की जनता है, एक दूसरे से जलने वाले। अचीवमेंट मोटिव कठिन परिस्थितियां हैं फिर भी जज्बा है, जुनून है कि सर करना है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे मतलब मैसेज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो उपलब्धि प्रेरक का अध्ययन मैकक्लेंड और एटकिंसन ने किया था, लेकिन इसमें आगे क्या दे रखा है, जन्मजात है क्या, नहीं, ये अर्जित होता है। क्या होता है, अर्जित होता है। तो ये गलत हो गया, असत्य। काम सबसे कम जरूरी आवश्यकता, निश्चित रूप से भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र त्याग, ये 5 आवश्यकताएं शारीरिक होती हैं। इनमें काम के बिना काम चलाया जा सकता है, बाकी के बिना काम नहीं चलाया जा सकता, इसलिए काम सबसे, ये भी प्रश्न आया हुआ है। मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा, निश्चित रूप से आंतरिक प्रेरणा है। एक माँ अपने बच्चे को देखती है तो दौड़ के गोद में ले लेती है, अपन कहते हैं नाटक कर रही है, नाटक नहीं साहब, उसका इंटरनल मोटिवेशन, उसको कोई बाहरी रूप से प्रेरित नहीं कर रहा है, वो आंतरिक भी प्रेरणा है। और टोरेंस सर्जनात्मकता मापन में योगदान, निश्चित रूप से सही है। टोरेंस ने टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग TTCT बनाया था, और ये सृजनात्मकता मापन का इसको जनक भी कहा जाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है टोरेंस का सृजनात्मक मापन में। चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन काम सबसे सही है, मातृत्व प्रेम आंतरिक प्रेरणा सही है, टोरेंस का सृजनात्मक मापन में योगदान भी सही है, लेकिन उपलब्धि प्रेरक अर्जित होता है ना कि जन्मजात, इसलिए असत्य कौन सा हो गया, उपलब्धि प्रेरक वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। सही नहीं है। अब इनमें भी आपको सिलेक्ट करना है कौन सा गलत है इसमें से। देखिए संवेगात्मक बुद्धि लब्धि, बारोन का कोई योगदान है क्या, निश्चित रूप से बारोन का योगदान है। बारोन ने कहा था कि संवेगात्मक बुद्धि योग्यता है जो पर्यावरणीय मांगों से निपटाती है, समस्याओं से, पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में योगदान देती है। तो बारोन ने संवेगात्मक बुद्धि मापन में योगदान दिया था, ये प्रश्न आया हुआ है स्कूल व्याख्याता में, इसलिए आपको याद रखना है योगदान दिया है। अब इसका मतलब ये मतलब संवेगात्मक बुद्धि लब्धि के मापन में योगदान दिया, इसलिए इसका नाम दे दिया। अगला प्रश्न है संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल सही है क्या, ये प्रश्न बहुत बार आता है, कई बच्चों को ये नहीं पता संस्कृति मुक्त क्या होता है। जो भी अशाब्दिक क्रियात्मक परीक्षण होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, वो सब संस्कृति मुक्त परीक्षण होते हैं, यानी किसी भी देश की संस्कृति के लोगों का मापन किया जा सकता है। तो केटल ने बनाया था, कई बार प्रश्न आ गया, 4 से 8, 8 से 12 और उच्च स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। बुद्धि का मापन, सामान्य बुद्धि का मापन करता है, तो सही है ये भी। संदर्भ बुद्धि स्टनबर्ग ने 1985 में बियॉन्ड आईक्यू किताब में त्रितंत्र त्रिचापी सिद्धांत दिया था, जिसमें बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, घटक बुद्धि, अनुभव सृजनात्मक बुद्धि और संदर्भ या व्यवहारिक बुद्धि, जिसमें अपन पर्यावरणीय मांगों समस्याओं का समाधान करते हैं, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, होती है संदर्भ बुद्धि। तो स्टनबर्ग ने दिया, इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। विप्राय समायोजन प्रत्यक्ष विधि क्या है, विप्राय समायोजन प्रत्यक्ष विधि सही है क्या, आपने कईयों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा। देखिए विप्राय ये होती है कि जो आपके अंदर मतलब एक प्रकार से क्या बताऊँ मैं आपको, एक बोलते हैं ना कि मनोग्रंथि होती है अपने अंदर, कोई भी आपकी, कोई भी मान लो आपने कोई चीज़ को दबा दिया, कोई भी चीज़ को आपने दबा दिया, कि कोई किसी भी चीज़ को दबाया, मान लो कोई अवांछित विचार था उसको आपने दबा दिया, तो उस अवांछित विचार को आपने दबा तो दिया, लेकिन उस वांछित विचार की पूर्ति आप क्या करते हो, शारीरिक रूप से करते हो, मतलब गुस्सा कर रहे हो आप। कई बच्चे होते हैं ना, मैंने कहा ना फ्रस्ट्रेशन बच्चे होते हैं, वो उनको अजीब से कमेंट करेंगे, नेगेटिव सा कमेंट करेंगे, उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है, नकारात्मकता होती है। तो विप्राय युक्ति मतलब उनको अच्छा लगता है ऐसा करने से, नेगेटिव। कई बार होता है ना, कई लोग होते हैं, आप लोग कहते हो कि सर डिसलाइक करने वाले कौन होते हैं, मतलब वो जब डिसलाइक करेंगे ना, उसको वीडियो बहुत अच्छा लगा वो पूरा देखेंगे वीडियो को, जो डिसलाइक करने वाले वीडियो हमेशा पूरे देखते हैं, याद रखना, वो पूरे देखते हैं, फिर वो डिसलाइक करेंगे तो उनको एक संतुष्टि मिलेगी, अरे वाह ठीक है। तो ऐसे लोग होते हैं ना, वो विप्राय युक्ति का प्रयोग करते हैं, एडजस्टमेंट मिलता है उनको, समायोजन स्थापित होता है, बोले यार अच्छा किया मैंने, इतने नेगेटिव कर दिया,
पॉजिटिविटी आती है उनमें। तो ऐसे लोगों को कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। तो दमित की गई मनोग्रंथि को शारीरिक रूप में अभिव्यक्त करना ये होती है विप्रा, ये अप्रत्यक्ष विधि होती है, याद रखना। जबकि मैंने क्या लिखा है यहाँ, समायोजन प्रत्यक्ष विधि, उत्तर गलत हो गया। ये अप्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्ष नहीं होती है, इसलिए यहाँ चौथा ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा कि ये जो है वो सत्य नहीं है, बाकी ऊपर वाले सत्य है। 29 नंबर का प्रश्न है, सही कौन सा है इनमें से? खेल विधि अप्रक्षेपी विधि नहीं, खेल विधि प्रक्षेपी विधि होती है और थर्ड ग्रेड में आई हुई है। शाही दबा परीक्षण रक्षा युक्ति नहीं, शाही दबा युक्ति प्रेक्षण विधि होती है, जो हमने चर्चा की है। व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं, आईबीटी, अरे आईबीटी नहीं पढ़ा क्या? हरमन रोडसा का 10 कार्ड होते हैं, शाही के धब्बे होते हैं, ठीक है ना। 2 काले लाल रंग के, 3 रंग के, मतलब 5 अन्य रंग के और 5 विविध रंग के होते हैं, मतलब 5 काले और लाल रंग के होते हैं और 5 विविध रंग के होते हैं। ये मैं प्रक्षेपी विधियाँ भी आपको बहुत बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत शानदार चीज़ें और बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो शाही धब्बा प्रक्षेप, ये भी रक्षा युक्ति लिख रखा है, गलत लिख रखा है। विशेषक सिद्धांत केटल, ये सही है। विशेषक सिद्धांत केटल ने दिया था, जिसको प्रतिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसने सामान्य व्यक्ति में 23 गुण बताए थे, असामान्य में 12 बताए थे, ठीक है, और प्रधान 16 कारक बताए थे। तो विशेषक सिद्धांत केटल का ये सही है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति, आलपोर्ट नहीं, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का कॉन्सेप्ट किसका था? कार्ल रोजर्स का था। किसका था? कार्ल रोजर्स का। तो ये कार्ल रोजर्स का कॉन्सेप्ट था, याद रखना। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ अल्पोर्ट लिख रखा है। खेल विधि प्रक्षेपी होती है, गलत है। शायद दवा परीक्षण रक्षा युक्ति नहीं होती, प्रक्षेपी विधि होती है। विशेषक सिद्धांत जो होता है वो केटल का सही है, तो यहाँ सही कौन सा होगा? विशेषक सिद्धांत। अंतिम प्रश्न, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा गलत है? अवधारणा मानचित्रण जोसेफ डी नोविक, सही है। 1960 में इन्होंने अवधारणा दी थी और रेखाचित्र और बिंदुओं के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट करने की अवधारणा है और ये निर्मितवादी अवधारणा है, तो सही है। आकर्षण विकर्षण कुर्तलेविन ने दिया था, निश्चित रूप से सही है। इन्होंने वेक्टर सिद्धांत दिया था और ये स्कूल व्याख्याता में आया हुआ प्रश्न है। आकर्षण एक सकारात्मक शक्ति जो लक्ष्य को आकर्षित करती है, विकर्षण जो आपको लक्ष्य से दूर लेके जाती है। तो आकर्षण विकर्षण के आधार पर व्यवहार की व्याख्या किसने की है? कुर्तलेविन ने। ये स्कूल व्याख्याता में जस्ट अभी आया है। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गेशेन ने दिया था। परिपक्वता का अध्ययन गेशेन ने किया है। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया, याद रखना। आधारभूत आत्मचेतना अवस्था, ये देखो नैतिक विकास सिद्धांत से उठाया गया है, कोहलरबर्ग से। और आधारभूत आत्मचेतना अवस्था जो होती है वो किशोर अवस्था से संबंधित होती है। यहाँ उत्तर दे रखा है बाल्यावस्था। तो यहाँ सुमेलित कौन सा नहीं होगा? चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ सुमेलित नहीं है, चौथा। ये थे दूसरा मॉडल पेपर, कंप्लीट करवा दिया है, एक एक चीज़ समझा दी और ये सब के सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब ये 30 प्रश्नों के माध्यम से आपके 100% तैयार हो गए हैं, यदि आपने इनको मैंने जो बताया वैसे समझ लिया तो। थैंक यू वेरी मच।